यूके पीसीएस मेंस। देखिए ये वीडियो था कि आपको 2 दिन की स्ट्रेटेजी बतानी है, लेकिन अब लग रहा है कि लगभग 2 महीने बाद की स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली या फिर ऑलमोस्ट आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट देना है आयोग को। वो आएगा तो ऑब्वियसली चाहे एक ही बच्चा इन या आउट हो, तो उसकी वजह से आपका ये पोस्टपोन तो ऑब्वियसली हो ही जाना है। तो अब क्या किया जाए, 2 दिन का बताया जाए या फिर 2 महीने का? एक्चुअल में ये डिलेमा है। तो एक काम करते हैं, आयोग और या फिर उत्तराखंड का मेंस, पता नहीं इसको क्या कर से लगा हुआ है कि एग्जाम से लगभग या मेंस से एक दिन पहले वो उसको पोस्टपोन्ड हो जाता है। लास्ट टाइम भी एक दिन पहले ही हुआ था, इस बार भी होने के चांस है, तो मतलब लगभग हो ही जाएगा जब ऐसा आदेश है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, कोई एक ऐसा टॉपिक जो जनरली आप लोग रिवाइज कर सकते हो उसको। पॉवर्टी वगैरह क्वेश्चन तो आएगा ही पॉवर्टी पे आपका, पॉवर्टी में, लेकिन आपको पढ़ तो सबने रखा है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक टॉपिक है पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक सही आंसर लिखने के लिए क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो पॉवर्टी के लिए पहले आपको 2 डेटा याद रखने होंगे। क्या है? नीति आयोग का है, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, ये भी अपनी जैसे यूएनडीपी की है ऐसी ही नीति आयोग भी निकालता है। इसने बोला है कि लगभग इंडिया में 14.8% पुअर है या फिर मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो मोटा मोटा आप 15% याद रखना कि इतने गरीब हैं। इसको इंट्रो में, कंक्लूजन में कहीं भी यूज करना, क्वेश्चन तो इस पे आना ही है, ठीक है, वो तो कंफर्म रहता है। अब थोड़ा सा डेटा ना आपको कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आप याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए 15% गरीब है और हम राशन कितने लोगों को देते हैं? 67%। तो आप इसका मतलब लगभग लगभग 50% ऐसे लोगों को राशन दे रहे हो जिनको आपको नहीं देना चाहिए। उससे अच्छा तो यही है कि इन 15% गरीबों को डबल राशन दे दो, ट्रिपल दे दो, ठीक है, ज्यादा खाना दे दो। या चलिए फूड सिक्योरिटी हो गई है तो आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दे दो, भाई उनको दालें दे दो या फिर ऑयल, ये सब चीजें दे दो। लेकिन ये चीज ज्यादा लोगों तक देना गलत है, लेकिन सही है। सही कैसे है? पॉलिटिकल अगर आप इसमें एंगल देखोगे तो सही भी है। वोट अगर चाहिए तो रेबड़ी तो आपको देनी ही पड़ेगी इस टाइम पे, ये नेसेसरी इविल है, जरूरी है, अदरवाइज अब चुनाव नहीं जीते जा रहे इसके बिना। तो अब इन जितनी भी ये सब वेलफेयर स्कीम चल रही हैं स्टार्ट तो हो गई हैं, उसको बंद कर पाना किसी भी सरकार के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होगा। इवन 2006 की मनरेगा अभी तक सबको पता है कि मीन्स कोई उसका ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई एसेट क्रिएशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार की, ये चाहे थर्ड टर्म है मोदी जी का, पूर्ण बहुमत से भी आए हैं 2 बार, उसको नहीं हटा पाए। क्यों? लगभग लगभग मनरेगा में 100 दिन काम करके आपको अगर 300 रुपये मिनिमम वेजेस है तो 30,000 रुपये मिल रहे हैं। एक परिवार में अगर 3 लोग हैं तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अगर प्रधान के 10 लोग भी हैं अपने या 10 परिवार को वो जानता है तो 10 लाख रुपए वहां पे आ रहे हैं, ठीक। तो क्यों चाहेगा कोई भी ये कैंसिल हो जाए? तो पॉवर्टी का पहला डेटा ये, ठीक। दूसरा वर्ल्ड बैंक का था एक एक्सट्रीम पॉवर्टी का, एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में कम हुई है।
एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में कम हुई है, कितनी कम हुई है? 2011-12 में और 2021-22 में। 22 में 5.3% के आसपास है, 5% आप मोटा मोटा याद रखना, और उसके पहले लगभग 27% थे जो एक्सट्रीमली पुअर थे। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में कम हुई है, ये आपको ड्रॉ करके आना है। ठीक, गरीबी में बस 2 डेटा, ठीक, उससे ज्यादा नहीं। तो पॉवर्टी में आप इंट्रोड्यूस कर देना कहीं से भी, किसी भी पॉइंट को आप किसी पॉइंट में यूज कर लेना, चाहे इसको कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। अब पॉवर्टी के कारण क्या है? कारण, तो कारण में पहली चीज तो ऐतिहासिक हो सकते हैं कारण, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रीजन क्या है? आपने 200 साल का जो ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी है उसी के पॉइंट उठा के इसमें लिख देने हैं कि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन क्या है, हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको खत्म कर दिया लगभग पूरा, तो उन्होंने बहुत शोषण किया है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल बेस खत्म कर दिया उन्होंने, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया उस वजह से। और तीसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ की उन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ये शोषण किया, उस वजह से हम गरीब रह गए, ऐतिहासिक कारण में। दूसरा, इंडिया ने कंसिस्टेंटली वॉर लड़े हैं, चाहे 1962 का हो, ठीक है, 1970s में पाकिस्तान से, फिर 1999 कारगिल, ठीक है, और अभी भी ये छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो एक ये भी हिस्टोरिकल मींस टाइम पीरियड के हिसाब से हम देखो तो ये एक चैलेंज है। ऊपर से बाकी जो रीजन है वो आएंगे आपके ज्योग्राफिक वगैरह में, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से इंडिया को इन्होंने कमजोर किया है या फिर गरीब किया है। दूसरा, हिस्ट्री आपने पढ़ी, अब आप देखना इन पॉइंट का सीक्वेंस क्या है। आप देखो, आपको अगर लिखना है, सपोज ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी पेपर में, तो आपका जीएस पेपर 1 मेंस में पहले क्या पूछता है? वो हिस्ट्री। हिस्ट्री में सोशल इश्यूज भी आते हैं या सोसाइटी आती है। तीसरे नंबर पे ज्योग्राफी आ जाती है, उसमें पूछता है। जीएस 1 में पूछ रहा है ये सब, तो इसी से मैं पूरे पॉइंट ये निकाल सकता हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसे ही निकाल के ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही लिखना है, कुछ ऐसा नहीं है कि रट्टाफिकेशन करना है इसमें। ठीक, अब आप निकाल लेते हो, ज्योग्राफी के पॉइंट निकाल लो इसमें से। ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा है? ज्योग्राफी में सबसे पहले रिसोर्स होते हैं, संसाधन। तो रिसोर्स इंडिया में क्या है? 18% पॉपुलेशन है, और रिसोर्स कितने हैं भाई? लैंड रिसोर्स का हिसाब लगाओ आप, 2.4% लैंड है हमारे पास। तो इतनी लैंड पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे सस्टेन करेगी? पहला तो एक फंडामेंटल चैलेंज यही है। दूसरा, अब इंडिया में जो क्लाइमेट है वहां पे ड्रॉट आते हैं, फ्लड आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, तो जो काम है वो यहाँ पे कुछ तबाह हो जाता है। ठीक, ऐसे ही हिमालयन रीजन में। अब ज्योग्राफी आपको इमेजिन करनी है कि अच्छा, आपने सपोज ये मैप है इंडिया का, आपको ज्योग्राफिक रीजन ढूंढने हैं ना, तो पहले इंडिया का पॉपुलेशन आपने देख लिया और एरिया देख लिया, इस पे क्वेश्चन या एक पॉइंट आपका आया। फिर आपने राजस्थान को इमेजिन किया कि यहाँ पे ड्रॉट पड़ता है, जो नदर्न प्लेन है इसको आपने इमेजिन किया कि यहाँ पे फ्लड वगैरह की सिचुएशन रहती है। अब इमेजिन करो पहाड़ी क्षेत्र को, कि भाई पहाड़ी क्षेत्र पे भी लैंडस्लाइड होती है, क्लाउड बस्ट हो जाता है, ठीक है, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड आ जाती है, तो उस वजह से भी लोग गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा, अब 100 रुपये इन्वेस्ट होने थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक रोड बनाई, वो हर बार बाढ़ में बह गई, तो फिर क्या होगा उसका? फिर से बनाओगे आप, तो आपके जो संसाधन है जो लोगों के वेलफेयर में जाने थे वो इंफ्रा में ही लगते चले जाएंगे। तो आपने ये इमेजिन किया। और क्या आप सोच सकते हो? आप देख लो, ये कोस्टल इंडिया है, ठीक है, तो कोस्ट पे क्या आते हैं? साइक्लोन वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है, तो साइक्लोन से किसी भी साइक्लोन को आप कोट कर दो। और ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक, तो यहाँ की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है, हार्ड रॉक से, ठीक, और उतने मिनरल्स मींस एक पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इंडिया में मिनरल्स, उस वजह से भी गरीबी है। ठीक है, तो ये पॉइंट
आपने सिर्फ खुद से सोचें, कुछ ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना पड़ा है। हिस्ट्री आपने पढ़ी है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है, वो पॉइंट है, ठीक है। ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी आप पढ़ते हो ये वही है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से निकाला है। अब तीसरा, उसमें सोसाइटी आती है जीएस 1 में आपका, तो सोसाइटी के भी कुछ इशू हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। क्या है? समाज में आप देखिए, अगर कोई लोग ड्रग एडिक्ट या फिर अल्कोहल, शराब वगैरह पीना स्टार्ट कर देंगे तो वो काम करना बंद कर देंगे। काम बंद तो फिर पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो पॉवर्टी बढ़ती रहेगी। ये एक सामाजिक इशू है। दूसरा सामाजिक इशू है हमारा जो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी, चाहे वो कम्युनिटीज में हो या फिर आप उसको क्षेत्र वाइज देख सकते हो कि यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलिज्म है, रेड कॉरिडोर है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, तो उस वजह से यहाँ पे सारे संसाधन हैं और उसमें नक्सलियों का एक तरीके से पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, तो इस वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पाया, तो पैसे नहीं होंगे, पॉवर्टी हो जाएगी, गरीबी हो जाएगी। ठीक, ड्रग एडिक्ट, ये तीसरा। सोशल इश्यूज में और क्या आता है? और आपका उसमें वीमेन भी आती है, तो आप वीमेन लिख सकते हो। वीमेन कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट क्या है? लगभग 37% के आसपास है। तो जब इतने परसेंट महिलाएं काम करेंगी तो ऑब्वियसली एक मेजर जो पोर्शन है फीमेल का वो काम नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो पॉवर्टी। ठीक है। और आप जो भी सोशल में मैंने आपसे बोला था कि कोई रीजन है, कोई आपकी सपोज फैमिली है, उसमें वीमेन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारे आप सोशल फैक्टर में लिख सकते हो। अगला इसी से चलो, याद आया, हेल्थ, एजुकेशन। अब कोई बीमार है, हमारे यहाँ कितनी बीमारियां हैं, माल न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है, उस वजह से क्या है, लोगों की हेल्थ थोड़ी वीक है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम तो पैसे कम, और पैसे कम तो गरीबी, पॉवर्टी। ऐसे ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा है तो स्किल नहीं है, स्किल नहीं है तो फिर उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो पॉवर्टी है। ठीक है, तो सारी चीजें आप खुद से एक बार निकाल सकते हो। ऐसे में भी यही करना होता है, सिंपल ब्रेन स्टॉर्मिंग यही रहती है। सोसाइटी हुआ, अब इसको आप बढ़ाते जाओ, GS2 में आ जाओ आप। GS2 में आपके कौन से टॉपिक है? पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन है और इंटरनेशनल रिलेशन है। इंटरनेशनल रिलेशन तो आप चलिए नहीं इसमें काम में ले पाओगे, बाकी आप ले लोगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, ठीक है, करप्शन है, इसमें भ्रष्टाचार है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 93 रैंक है इंडिया की, कोट कर देना, तो उसकी वजह से भी इशू है। और क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि पॉलिसी का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो लोगों का वेलफेयर हो नहीं पाता, उस वजह से लोग गरीब रह जाते हैं, कोई स्कीम है भी लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी तो उसका इशू है। देन आप इसको खुद पे जो भी आप पॉइंट इसमें सोच सकते हो पॉलिटी में, आप सोच के खुद से उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक, पॉलिटिकल रीजन पूछ लिया, अब इकोनॉमिक रीजन पूछ ले आपसे। GS3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, GS3 तो इकोनॉमी आती है उसमें, देन इकोनॉमी के बाद उसमें सिक्योरिटी आती है आपकी, देन आपका एनवायरनमेंट तो चलिए उसी में हो गया, साइंस एंड टेक आता है। ठीक, तो इकोनॉमिक रीजन सोच लो, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, इन 3 पॉइंट पे सोचना है। तो इस एग्रीकल्चर की हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम है और लगभग 42% पॉपुलेशन इसी में एंगेज है, तो उस वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी है, गरीबी है। ठीक, इंडस्ट्री, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी बहुत कम है। हमारा टारगेट था 2011 की पॉलिसी का कि लगभग 25% के आसपास हम मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ाएंगे या इंडस्ट्री का शेयर बढ़ाएंगे, अभी शायद 15% है। तो अब इतना कम है तो उससे क्या हुआ,
लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, उसकी वजह से पॉवर्टी है। सर्विस सेक्टर उतनी जॉब क्रिएट कर नहीं सकता, तो ग्रोथ तो इससे प्रमोट हुई लेकिन जॉबलेस ग्रोथ। ये पॉइंट आपने लिख लिया। ऐसी सिक्योरिटी में नेक्सलिज्म, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ही है, ठीक। ऐसे ही आप लिख सकते हो कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हमारा परेशान करता रहता है। ऐसी ही जो फेल्ड स्टेट है हमसे आसपास, श्रीलंका फेल्ड हो गया है, बांग्लादेश, म्यांमार, सारे फेल्ड स्टेट से घिरे हुए, ऊपर से नॉन स्टेट एक्टर, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा करते रहते हैं, हमारे रिसोर्स उसी पे लगते रहते हैं और फिर इवेंचुअली हम ज्यादा ग्रोथ कर नहीं पाते और पॉवर्टी बढ़ती रहती है। साइंस एंड टेक में भी ऐसे लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजिकली इंक्लूजन नहीं है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उसका यूज नहीं कर पाते हैं, और साइबर फ्रॉड, ये सब चीजें गरीब बना रही हैं। तो पॉवर्टी के कुछ भी कारण आपने लिख दिए, ठीक। अब इसमें आप यूज कर सकते हो जॉन रोल्स को। जॉन रोल्स क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस मीन्स क्या कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा गरीब का उसको करना चाहिए, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जो भी पॉलिसीज वो अच्छी हैं जो ज्यादा से ज्यादा गरीब का कल्याण करें, ठीक, उनको न्याय मिले। तो आप एक लाइन में, बात ये नहीं कि आप ये बात क्या लिख रहे हो, वो तो जितनी योजनाएं हैं सारी सरकार की गरीबों के लिए ही है। अब आयुष्मान भारत किसके लिए है? भाई गरीब ही उसमें इलाज कराएंगे, पैसे वाले या जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं वो क्यों जाएंगे सरकारी अस्पताल में? ऐसी एजुकेशन सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो जितनी भी आप मुद्रा योजना, इससे लोन कौन लेगा? बाकी जितनी भी स्कीम है वो सारी गरीबों के लिए ही है। तो जो बात आप जानते हो वेल स्टैब्लिश है, सरकार भी कर रही है, बात वही है, लेकिन आप इस नाम को लिख के अपना आधा नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक। एक और चलता है इसमें, कूजनेट कर्व। साइमन कूजनेट इनका नाम था, साइमन कूजनेट कर्व। ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटी एक लेवल तक बढ़ती है, उसके बाद गिरनी स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल चाइना का ले लो आप, कि पहले जब पूरा चाइना गरीब है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन लोगों ने ग्रोथ करनी स्टार्ट की, पैसे आए, ठीक। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि इनइक्वालिटी बढ़ गई है, ये पुअर है, ये रिच है, लेकिन अब जब इस लेवल पे लोग पहुंच गए तो क्या करेंगे? डोनेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जॉब देंगे किसी को, अपना कोई मैनेजर रखते हैं उसको पैसे देंगे, तो एक तरह से पैसे का, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो इनइक्वालिटी बढ़ी थी वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो गरीब हैं इन्हीं को पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो ये कम हो जाएगी एक तरीके से। तो ऐसा हमने देखा है प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे और पोस्ट के टाइम पे। ऑल्दो ये रियल सेंस में ऐसा नहीं है कि ट्रू है, ये हर बार होता ही है। इवन यूएस में देख लो आप, यूएस में तो ऐसा नहीं हुआ है। तो ये अलग अलग एक जनरल सी बात है। अगर आपको कहीं इनइक्वालिटी दिख जाए तो साइमन कूजनेट कर्व या कूजनेट कर्व आप यूज कर सकते हो, एक थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको मिल जाएगा। बाकी आप ऑक्सफैम तो कोट करोगे ही, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कि 1% लोगों के पास 50% से ज़्यादा वेल्थ है। तो इनइक्वालिटी आए तो दिमाग में ये दो चीज़, पॉवर्टी तो जॉन रोल्स, और बाकी जो उसके अंडरलाइंग फैक्टर है, एक आप डायग्राम भी आप बना सकते हो। अब देखिए, या पुअर हो या पॉवर्टी है, गरीबी है, तो क्यों है? क्योंकि आपके पास लो इनकम है। लो इनकम क्यों है आपके पास? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है। हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है, एजुकेशन अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं थी,
पूंजी नहीं है या फिर काम नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है, जो भी है वो आपके पास नहीं है, और जॉब नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास लो इनकम होगी और गरीबी हो जाएगी। ठीक, दूसरा इसका ये तो हुआ आपका डेवलपमेंट वाला पर्सपेक्टिव। आप ग्रोथ वाले पर्सपेक्टिव में भी देख लो, आप पुअर हो तो मीन्स आपके पास लो इनकम है या फिर पैसे कम है, पैसे कम है तो आप इन्वेस्ट कम कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ेगी नहीं, वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी तो आपकी इनकम कम ही रहेगी, स्टैग्नेंट रहेगी, वहीं रुक जाएगी, तो उससे क्या होगा, फिर गरीबी बढ़ जाएगी, लो इनकम रहेगी। तो ये ग्रोथ वाला पर्सपेक्टिव है। ठीक है, कुछ भी आप इसमें से यूज कर सकते हो, ड्रॉ करके आ सकते हो। तो अब लास्ट में एक चीज और यूज करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, जीरो पॉवर्टी। ठीक, तो पॉवर्टी, पॉवर्टी आप खुद सोचो कि आपको क्या क्या चाहिए। SDG 1 आपके ये दो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला पर्सपेक्टिव पता चला, जॉन रोल्स एक मैप, नीति आयोग का डेटा, आपका वर्ल्ड बैंक का डेटा और उसके कॉजेज। अब एक इन शॉर्ट इसकी समरी करते हैं। सपोज पॉवर्टी पे आपसे पूछा गया, ये 2 पेज आपके पास है, आपने इंट्रोड्यूस किया कि वर्ल्ड बैंक या नीति आयोग के हिसाब से पॉवर्टी इतनी कम हुई है, ये आपका डायग्राम आ जाएगा इस तरीके से, देखिए इतनी पॉवर्टी कम हुई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सारी चीजें आपको यूज करनी है। अब उसके अगर वो कारण पूछेगा, रीजन, तो आपने रीजन बताए, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, सोशल, ठीक है, इकोनॉमिकल, जो भी आपने लिखे ये आपने लिखे। अब उसको कम करने के हमें करना क्या चाहिए, तो सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, आपने स्कीम मेंशन कर दी, सारी स्कीम पॉवर्टी के लिए ही है। हमें जॉन रोल्स का प्रिंसिपल याद रखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। ठीक, और आप उसमें 1-2 वे फॉरवर्ड सुझा सकते हो। यहाँ कंक्लूड कर देना कि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 अचीव हो जाएगा 2030 तक, अगर हम ये सब कर पाते हैं तब। सारी चीज़ें आपकी इसमें समराइज हो गई। एक क्वेश्चन तैयार हुआ, पूछेगा तो लिख के आ जाना। बाकी चलिए जो भी अपडेट रहता है आपका करते हैं उस पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।